हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोड इट अप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402 का सैंपल पेपर जो है 2024-25 का सैंपल पेपर, यानी कि जो बच्चे 2024-25 के स्टूडेंट्स हैं और 2025 में उनका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ये सैंपल पेपर है। और ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, यानी कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे ये सैंपल पेपर दिया हुआ है और इसी सैंपल पेपर के बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें देखो बच्चे सिर्फ ये नहीं जानना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी जानना है, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए तो हम उसे क्या कर सके, आराम से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारा सैंपल पेपर होता है, मतलब जो आईटी का पेपर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है, वो टोटल कितने मार्क्स का होता है बच्चे आपको पता ही है। टोटल वो होता है 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल होते हैं 24 मार्क्स और सेक्शन बी के होते हैं टोटल 26 मार्क्स, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, 50 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट सेक्शन ए है वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होता है और सेक्शन बी जो है वो होता है सब्जेक्टिव बेस्ड। इसका मतलब लगभग 50-50% का वेटेज है। तो सेक्शन ए पकड़ना और सेक्शन बी पकड़ना दोनों ही जरूरी है, लेकिन ए जो होता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। यानी कि या तो ये सही होंगे या तो ये गलत होंगे, तो आपको थोड़ा सा इस पर ज्यादा अटेंशन देना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को और फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, सेक्शन बी को। तो अभी अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपको सेक्शंस दिखे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, सेक्शन ए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें ना हर सेक्शन में याद रखिएगा आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, यानी क्वेश्चन 1 है, ऐसे ही क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 होगा, ठीक है, क्वेश्चन 5 भी होगा। अब इसमें से क्या कहता है, इसमें से आपको जो है क्वेश्चन 4 पकड़ने हैं, कोई भी आउट ऑफ 6, यानी टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से ऑप्शनल है, यानी कि आप टोटल 6 में से 4 क्वेश्चन को ही आपको पकड़ना है, एक नहीं 6 का 6 बना के आइएगा। तो अगर 6 का 6 बना दिया आपने तो शुरू से 4 लिखा वो, और जो शुरू से 4 में जो सही होगा वही इवैल्यूएट होगा, बात के 2 छोड़ दिए जाएंगे। तो 4 सिर्फ करेक्ट करने हैं। आप बाकी आने वाले क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन उनमें से सब में से आपको क्या करना पड़ेगा, 5-5 पकड़ने पड़ेंगे। यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, देखो क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, है ना, क्वेश्चन 4 होगा और क्वेश्चन 5 होगा। अब ये सब में जो है टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, इन सब में सारे के सारे में जो है क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन इसमें से सिर्फ जो है वो आपको पकड़ने हैं 4, बाकी सब में से पकड़ने हैं 5-5-5-5। तो 5, 10, 15, 20 और इसमें से पकड़ने हैं 4, यानी जो क्वेश्चन 1 है देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको टोटल क्वेश्चन 24। अब हम आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन देख ली कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। राहुल मूव टू जापान, मतलब मैं मान लीजिए राहुल हूं और मैं जापान चले गए, या आप राहुल है और आप जापान चले गए फ्रॉम इंडिया से ही काम करने के लिए। हाउएवर ही स्ट्रगल्स टू अडॉप्ट बिकॉज ही इज नॉट फैमिलियर विद द जापानीज कस्टम्स एंड एटिकेट्स व्हिच अफेक्ट्स हिज इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए मतलब मैं चला तो गया, मैंने पढ़ाई भी कर ली, ठीक है, और थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह सीख लिया कि वहां कम्युनिकेट भी कर लूंगा, राइट। अब लेकिन फिर भी मुझे वहां परेशानी होती है, उसका कारण क्या है, इंटरपर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर। देखिए अब ये क्या सिर्फ इसका आंसर मैं आपको बता दूं और खत्म हो जाए कहानी, नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये चारों बैरियर होते क्या है। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा जो है वो मतलब सही से बात नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ पर्सनल रिलेशनशिप हमारे उस बंदे के साथ सही नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम जो है बात करते समय डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स के साथ बात करते हैं। उसके मान लीजिए किसी के लिए दिमाग में आपके नेगेटिव है, तो आज जब आप उससे बात करेंगे तो वो नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरपर्सनल बैरियर मतलब पर्सनल नहीं, ऐसा नहीं है। कल्चरल बैरियर ये हम बाद में बताएंगे, पहले आते हैं फिजिकल बैरियर। मतलब मान लीजिए कि फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और बहुत सारे फिजिकल ऑब्स्टेंसेस हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इन दैट केस अगर छोटा सा एक एग्जांपल माने, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो कुछ हो सकता है बहुत तेज आवाज है, तो हो सकता है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो सुनाई नहीं आते, समझ ना आए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आप फैक्ट्री में चलेगा, वहां बहुत तेज आवाज हो रही है, ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही है मशीनों की, तो क्या ही आप बात कर पाएंगे, ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो होता है फिजिकल बैरियर। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज नहीं आता आपको वहां का। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं जापान गया उसका मतलब मुझे इतना इंग्लिश आता है कि मैं वहां कम्युनिकेट कर सकूं, वरना मुझे जापान नहीं जाने देता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट कल्चरल बैरियर है। हम वहां के कल्चर को नहीं जानते, हमको नहीं पता है कि वहां पे कैसे कि क्या एटिकेट्स होते हैं, किस तरीके से वहां मतलब बात तो करना पता है, लैंग्वेज पता है, लेकिन एटिकेट्स नहीं पता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल वही है कि कोई अगर अमेरिका यहाँ पे आए, अमेरिका से कोई बंदा यहाँ आएगा तो उससे नहीं पता है कि हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो उससे सब कुछ वो सब कुछ करेगा, लेकिन हम क्या कहेंगे
कि नहीं नहीं इसको देखो थोड़ा सा भी इतना अकल नहीं है कि बड़ा आदमी है तो कोई इसको पैर छू के प्रणाम कर लिया जाए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर, फर्स्ट का हमारा आंसर। नाउ सेकंड क्या कहता है, अमीना स्टडीज डिलीजेंटली टू इम्प्रूव हर ग्रेड्स, ठीक है, बहुत अच्छे से आप भी पढ़ाई कर रहे हो अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज शी वांट्स टू फील प्राउड। यानी पहला केस क्या है कि वो फील करना चाहती है प्राउड, यानी कि ठीक है भैया मेरे को स्कूल में सबसे अधिक नंबर आए, कौन ऐसा प्राउड फील नहीं करना चाहता, सबसे ज्यादा स्कूल में नंबर आया, स्टेट में टॉप हूं मैं, है ना, या कंट्री में टॉप हूं, मेरा ऑल इंडिया 1 रैंक आया है, ऑफ हर अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो अर्न अ स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप भी चाहती है। यानी देखो दूसरा क्या हो गया, स्कॉलरशिप, तो दो चीजों को वो चाहती है पढ़ाई करके, है ना। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस, तो ये किस तरह का है, देखो अगर सिर्फ फील प्राउड होता, यानी मुझे सिर्फ प्राउड फील करना है, तो वो क्या होता, इंटरनल होता, यानी कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। दूसरा है स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप मतलब मुझे पैसे भी चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है आगे, तो मुझे उसमें मदद मिलेगी, ये है एक्सटर्नल फैक्टर है ये, क्यों, क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या होगी, राइट, तो एक्सटर्नल, लेकिन उसको दोनों चाहिए, यानी फील प्राउड भी करना चाहती है और स्कॉलरशिप भी चाहती है, तो दैट मींस आवर आंसर वुड बी व्हाट, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये। इंटरनल मोटिवेशन भी है कि भैया मुझे प्राउड फील करना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो मुझे क्या होगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, राजेश लॉन्चेस अ न्यू ऐप बट इट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर्स एंड ही फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस। आपने ऐप बनाया लेकिन कुछ चला नहीं ऐप। ही गैदर्स हिज टीम टू डिस्कस द फेलियर, वो अपने टीम को बुलाता है, भैया देखो ये ऐसी बात है, हमारा ऐप तो चला नहीं, एंड टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द ओवरसाइट, और मतलब जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, कुछ ना कुछ मेरे एंड पे ही गलती है, ठीक है, क्योंकि वो हेड है, ठीक है, एंड अश्योर्स देम दैट ही विल कंडक्ट थॉरो मार्केट रिसर्च बिफोर द नेक्स्ट लॉन्च, और वो कहता है कि मैं अगले लॉन्च करने से पहले, यानी अगला ऐप जो हम लॉन्च करेंगे उससे पहले हम अच्छे से मार्केट रिसर्च करेंगे। ही डैश, तो वो क्या है, he takes responsibility for his mistakes, ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर वो कहता है he gathers his team and discuss the failure, takes accountability, वो जिम्मेदारी लेता है, तो वही है ना, takes responsibility for his mistake, ये सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, which of the following best describes self management, इसमें से कौन सा जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। पहला क्या है, द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशन एंड फोकस सोलनली ऑन टास्क, यानी कि आप जो है वो इमोशंस को इग्नोर कर दीजिए, भैया इमोशंस को इग्नोर कर दीजिएगा तो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया, ठीक है, मतलब क्या है कि आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है ना, तो सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इमोशन को इग्नोर करना होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या कहता है, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन, ये सारी चीजें हैं, यानी कि हमें क्या करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल करना है बहुत सारे सिचुएशंस में, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, आपका कोई जो है वो एक ऐसा दोस्त है जिसको आप उतना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ है वो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में उसको बर्दाश्त करना पड़ता है ना, आप बर्दाश्त करते हैं ना उसको, आप दिखाते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले इंटरनली प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉब्लम शो नहीं करना, आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए, आपकी बातों से ये झलकना नहीं चाहिए, तो आप अपने इमोशन को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को क्या करते हैं उस समय बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखते हैं, तो आंसर इज व्हाट, बी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। फिफ्थ क्या कहता है, देखिए अब वही 4 क्वेश्चन का जवाब हमको देना था, लेकिन मैं आपको तो पूरा बताऊंगा, ठीक है, कोई एनी 4 कोई भी 4 आप आंसर दे सकते हैं। A community initiates a tree planting campaign to restore local forests, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में, आप भी अगर एक भी प्लांट लगा पाए, ट्री लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। Aiming to enhance biodiversity, prevent soil erosion and provide हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यानी कि ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये एक कम्युनिटी है जो वो लोकल फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, वो रीस्टोर करने का काम कर रहा है, ताकि बायोडाइवर्सिटी रहे, सॉइल इरोजन जो है वो क्या हो, वो बचे, और हैबिटेट यानी वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए घर मिले उनको। दिस इनिशिएटिव ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेटिंग रेसिडेंट्स अबाउट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये आजकल तो बहुत जरूरी है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, भले ही कोई चिंता नहीं करता, लेकिन आने वाले दिनों में जब कोई किसी को पता था कि पानी भी खरीद के पियेंगे, एक ऐसे देश में, एक ऐसे मतलब धरती पे जहाँ 70% वाटर है, आज पानी आप खरीद के पी रहे हैं ना, कुछ समय ऐसा आएगा ऑक्सीजन का भी सिलेंडर जो है वो पीठ पे हम लोग लाद के जो है वो ऑक्सीजन लिया करेंगे, वो भी खरीदेंगे, क्योंकि अभी हम समझ नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ किताबों में लिखा है, लेकिन हकीकत तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। विच SDG कैन यू रिलेट टू दिस इनिशिएटिव टू,
एसडीजी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये क्या होता है? देखो बच्चा, आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। देखो आज जो है वो विकास की आंधी चल रही है, और विकास की आंधी में क्या हो रहा है, कुछ भी कर लो। जैसे हमारे दिल्ली की ही बात कर लेते हैं हम, मेट्रो बनते हैं तो मेट्रो के रूट में पड़ने वाले सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। मतलब इतने मतलब बेकार लोग हैं, मेरे को बिल्कुल कहने में कोई आपत्ति नहीं है, इतने बेकार लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं या जो है, उनको समझ नहीं आता कि एक पेड़ को जो है वो पेड़ बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, और जो भी मेट्रो के बीच में आता है, चाहे वो जंगल आए चाहे कुछ भी, उसको काट दिया जाता है। आपके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आप मेट्रो चला सकते हैं, लेकिन आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं कि उस पेड़ को जड़ों के साथ निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करिए। अरे ऐसा भी कर दो यार, इतने पैसे करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा भी तो करो कि उन पेड़ों को काटने की बजाय उनको उन पेड़ जड़ों से उखाड़ के कहीं अच्छी जगह लगा दो, है ना। लेकिन नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहता है? गोल यही कहता है कि भैया आज हम प्रोग्रेस करें, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशंस की भी तो सोचें। अब हमारा जो अगला जनरेशन आए उसको पता चले पानी मिले ही नहीं, है ना। आज हम खुद दिल्ली में जो है पानी के लिए परेशान रहते हैं, दिमाग के हर कोने में टिक 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 रहता है कि पता नहीं एक टाइम पानी नहीं आया, दूसरे टाइम आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये परेशानी आज से 20 साल बाद सेम रहेगी? नहीं, ये बढ़ेगी ही ना, अगर अभी से हम सोच के नहीं चलेंगे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि आज हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आने वाले जनरेशन जो है उसको भी यूज मिले, उसको भी चीजें मिले, पता उसे कुछ मिले नहीं, हम ही सब खा पी के बैठ गए। दैट इज कॉल्ड एसडीजी। तो ये बेसिकली है किससे रिलेटेड? ये सिर्फ लैंड से रिलेटेड है ना, जमीन से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, बी इज द राइट आंसर, दैट इज लाइफ ऑन लैंड। ठीक है बच्चा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, यानी कि कैसे कोई एंटीवायरस आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो देखो एंटीवायरस का लेना देना कोई भी चीज ओवर हीटिंग से नहीं होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस से भी कोई जो है वो लेना देना नहीं होता है। परफॉर्मेंस बेसिकली का किसका काम होता है? ये परफॉर्मेंस जो होता है वो प्रोसेसर का काम होता है, यानी प्रोसेसर जो है परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, या रैम से भी जो है परफॉर्मेंस को डिपेंडेंसी मिलती है, ठीक है। डेटा बैकअप तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बचता कौन सा है? सी, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। बेसिकली होता है क्या, वायरस से क्या होता है, आपके डेटा पे ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वायरस का मेन चंक क्या होता है, मेन काम क्या होता है, वो जो है वो डेटा को ही क्या करता है, आपको परेशान करता है। तो इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 1 था, 1 में कितने टोटल मिले? 6 क्वेश्चन मिले, इससे 4 करना था। अब कौन सा शुरू होता है? क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 करने हैं, और टोटल कितने हैं? 6, यानी एनी 5, कोई भी आपकी मर्जी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच फीचर इन राइटर अलाउज यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, देखो एक तो आपके पता नहीं सबसे ज्यादा वेले लोग जो है कंप्यूटर साइंस में ही बैठे पड़े हैं, ठीक है, जो यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ओपन ऑफिस राइटर लेना है, लाइबर ऑफिस राइटर लेना है, ठीक है। मतलब क्या है कि राइटर, मतलब देखो बेसिकली है क्या, फ्री का जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में बड़ा चलता है। हम कहते हैं जो हर जगह यूज होता है, एमएस वर्ड क्यों नहीं पढ़ा रहे हो भाई, क्या परेशानी है? पूरी दुनिया एमएस वर्ड यूज कर रही है, पूरी दुनिया एमएस एक्सेल यूज कर रही है, पूरी दुनिया एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर रही है, लेकिन तुम क्या पढ़ाओगे? हैं, तुम पढ़ाओगे ओपन ऑफिस राइटर, लाइबर ऑफिस राइटर, कहीं मिलेगा ही नहीं ये। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो, ये कहीं नहीं मिलेगा ओपन ऑफिस राइटर, लाइबर ऑफिस राइटर। एक जो है ना वो फोटो स्टेट की मशीन की दुकान में, या फिर जो कंप्यूटर का छोटा मोटा काम करता है, वो भी एमएस वर्ड यूज कर लेता है, चाहे वो क्रैक वर्जन ही क्यों नहीं यूज करे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या पढ़ाता है? लाइबर ऑफिस पढ़ाता है। अरे यार खैर छोड़ो, तुम्हारा समय मैं बर्बाद क्यों करूं। ठीक है चलो, खैर देखो, तो वो ऑप्शन जो होता है ना, देखो एक ही तरह का स्टाइल, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड चुना, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, हम चाहते हैं कि जहां जहां हम क्लिक करें, ठीक है, सेलेक्ट करके हम चाहें तो वो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक साथ हो जाए, यानी सेम डिजाइनिंग अलग अलग पार्ट में देने के लिए। तो वो जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। द ऑप्शन इज व्हाट? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। ठीक है। नाउ दूसरा क्या होता है, विच फीचर अलाउज यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिस पे क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंच जाओगे, किसी दूसरे स्प्रेडशीट पे पहुंच जाओगे, किसी दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो वो होता है हाइपरलिंक बच्चा। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, जैसे https://coditup.in, तो ये क्या है, ये एक हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक का ये क्या होता है, नहीं ब्लू कलर का होता है, नीचे अंडरलाइन होता है। तो जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, ये एरो जो है वो जैसे क्लिक कीजिएगा वो कोई दूसरा पेज ओपन करता है।
तो बेसिकली इससे फायदा क्या होता है, इसका फायदा भी समझिए। हाइपरलिंक इंसर्ट करने से फायदा ये होता है कि इस codeitop.in वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में यानी जिसमें हम काम कर रहे हैं उस पर डाल देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर कुछ रेफर करना होता है किसी वेबसाइट को, किसी कंटेंट को, कि भैया मुझे यहाँ पे अगर आपको वो चीज समझना है तो आप उधर चले जाइए, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक को यूज करते हैं, एक ऐसा लिंक जो आपको किसी दूसरी जगह लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। तीसरा क्या आता है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज लाइबर ऑफिस राइटर सपोर्ट, कितने लेवल्स की हेडिंग जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कितने लेवल्स की हेडिंग जो है वो लाइबर ऑफिस राइटर, ध्यान रखिएगा लाइबर ऑफिस राइटर, तो लाइबर ऑफिस राइटर जो होता है टोटल कितने 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा बच्चा टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट आप क्या कह सकते हो, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट, यानी कि ये क्या होता है, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है। प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो आपको रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम मतलब बायोडाटा नॉर्मली हम कहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि पूरा आप जो है बायोडाटा खुद से बैठ के एक एक करके बनाओ, बड़ी मेहनत करके। दूसरा क्या है कि कोई एक जो है वो रिज्यूम का या बायोडाटा का एक टेम्पलेट ओपन कर लो। अब वो टेम्पलेट ओपन हो गया, पहले से सब कुछ डिजाइन है, अब उसमें जहां नाम लिखा हुआ है वहां अपना नाम लिख लो, जहां जो है आपका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वहां अपना एक्सपीरियंस लिख लो, जहां पे जो जो चीज लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जेंडर, आपका जो भी कुछ डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, वो सब लिख दो, अपना अपना बस लिखते चले जाओ। तो डिजाइनिंग वही रह जाएगी, कंटेंट आपका हो जाएगा, तुरंत एक नया जो है वो क्या हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेम्पलेट। तो कहता है कि टेम्पलेट के बारे में क्या सही नहीं है इनमें चारों से। तो द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, यानी जो सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, तो भाई कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये तो सही है। लाइबर ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट, पढ़ा, ये भी सही है क्योंकि ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी हमें मिल जाते हैं। सी, टेम्पलेट्स कैन हैव हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, ये भी सही है, सब कुछ हो सकता है टेम्पलेट में। वी कैन नॉट क्रिएट आवर टेम्पलेट्स, आवर ओन टेम्पलेट्स, नहीं ये गलत है भैया, ये बात गलत है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जो गलत है। नॉट ट्रू मतलब जो गलत है, जो सही नहीं है। तो यस, वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट, ये गलत बात है, ठीक है। नाउ आइए नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है राधा इज प्लानिंग अ स्कूल इवेंट एंड वांट्स टू डिसाइड हाउ मच मनी टू एलोकेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी कोई इवेंट है, तो इवेंट में जो है बहुत सारे जो है वो पैसे खर्च होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी हेड ए में इतना खर्च होगा, हेड बी में इतना खर्च होगा, हेड सी में, हेड डी में। हेड मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि प्राइजेस में कितने पैसे खर्च होंगे, है ना, रिफ्रेशमेंट में कितने पैसे खर्च होंगे, है ना, जो लोग आए हैं उन लोगों में, यानी कि मैन पावर में कितना खर्च होगा, है ना, जो जितने भी मान लीजिए आप जो है वो क्या कहते हैं स्टैंडीज लगाइएगा प्रमोशंस के लिए, या जो कहते हैं पोस्टर्स लगाइएगा, उसमें कितना खर्च होगा। अलग अलग हेड होते हैं किसी भी चीज के लिए। कहता है, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, लाइक गेम्स, फूड, डेकोरेशंस, सी क्रिएट्स सेवरल डिफरेंट बजट प्लान। बहुत सारा लगे भैया इसमें हम इतना पैसा लगाएंगे, इसमें इतना इतना इतना, अच्छा नहीं, इसमें इतना इतना इतना, मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, कहता है कि हाउ कैन राधा इफेक्टिवली कंपेयर द डिफरेंट बजट प्लान्स फॉर हर स्कूल इवेंट इन द सेम स्प्रेडशीट। यानी कि कैसे जो है वो राधा जो है वो कंपेयर कर सकती है डिफरेंट बजट प्लान्स को फॉर हर स्कूल इवेंट इन सेम स्प्रेडशीट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बजट प्लान को। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि अच्छा कभी मुझे लगता है इसमें ज्यादा करेंगे, इसमें कम करेंगे, इसमें कम करेंगे, या इसमें इतना करके देखिए, इसमें इतना करके देखिए, इसमें कौन सा अच्छा होगा। तो ये क्या है, एक हम जो है वो क्या कर रहे हैं, तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं। जिस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, अच्छा इसमें करेंगे तो इतना इसमें होगा, तो वो कैसे करेंगे। तो ये सबसे अच्छा इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है बाय यूजिंग द व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ मतलब क्या होता है, उसको कंपेयर करना है डिफरेंट बजट प्लान को, कि अगर हम इसमें इतना डालें, इसमें इतना डालें, तो इसमें कितना डाल सकते हैं, या इसमें इतना डालें तो इसमें कितना डालें। इसका मतलब क्या, व्हाट इफ, क्या होगा अगर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन राधा इफेक्टिवली कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है। वैल्यू को फाइंड आउट करना होता तो कौन सा ऑप्शन होता, गोल सी का ऑप्शन होता, ठीक है। यहां पे कह रहा है कंपेयर करने की बात हो रही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, व्हाट इफ सिनेरियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स इन एन ऑफिस सेटिंग्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। आपको जो है एर्गोनॉमिक्स समझना होगा, अगर ये समझ जाइएगा तो फिर बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑफिस में अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना काम करने के लिए।
सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, अगर ऑफिस में अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जैसे मान लीजिए दिल्ली के ऑफिस है, दिल्ली के ऑफिस में से अगर आपने गर्मियों में एसी नहीं दिया तो जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बिना उसके काम करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मैं प्रोग्रामिंग करता हूं और मैं तो धूप में बैठे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे मैं शांत दिमाग में बैठूंगा तो अच्छा काम कर पाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपने जो है वो बोला है कि भैया ये कंप्यूटर लो और काम करने लग जाओ, मुझे जो बैठने के लिए आपने कोई जगह ही नहीं दी, मतलब मुझे सीटिंग अरेंजमेंट दी नहीं, चेयर दिया नहीं, अब मैं खड़ा होकर कितनी देर तक प्रोग्रामिंग करूंगा। तो दैट मीन्स कि ऑफिस में आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, जिससे क्या हो, इससे क्या फायदा होगा, आपके वर्कर, आपका जो काम करने वाला बंदा है वो ज्यादा इफेक्टिवली क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा ना। तो वही चीज कहलाती है क्या, एर्गोनॉमिक्स। तो क्या कहता है, व्हाट इज द मेन गोल, गोल क्या है, इस चीज का गोल क्या है, तो टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शॉर्टर टाइम। चलिए एक तरफ से ठीक हम मान सकते हैं। टू डिजाइन टास्क दैट आर मोर इंटरेस्टिंग फॉर एम्प्लॉय, नहीं ये तो कहीं लेना देना नहीं है। टू इंश्योर इजी एंड सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी। देखो ये भी ठीक ठाक लग रहा था कि अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, सब कुछ दोगे, मुझे कंप्यूटर भी दिया, प्रिंटर भी दिया, जो जो मुझे चाहिए वो दिया, तो मैं काम अच्छे से करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा ये इफेक्टिव है, क्यों, टू इंश्योर इजी एंड सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट, सही तरीके से इक्विपमेंट का यूज करना। दूसरा, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी भी जो है क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे बैठने के लिए मुझे जो चेयर दिया गया है वो एक ऐसा चेयर दे दिया जाए कि जो मैं बैठूं तो मुझे तकलीफ हो, मतलब मैं ज्यादा तक बैठ नहीं पाऊं, मुझे बैक पेन हो जाए, तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें काम तो कराना ही है, अपने इक्विपमेंट्स को भी यूज करना है और इंजरी के रिस्क को भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन ना। तो ये कितना क्वेश्चन पूछा था बच्चे, इसमें देखो 6 क्वेश्चन पूछा था, 5 के ही जवाब देने थे। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही 5 का जवाब देना है। सिर्फ पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 4 का जवाब देना था। पहला कहता है द कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विथ डैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंड्स विथ डैश। देखो मैक्रो, जब अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्टेप्स, रिकॉर्डिंग स्टेप्स। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि जो भी उस एक काम करो, जैसे मान लो आपने लिखा था कोडिटॉप, राइट, और कोडिटॉप को आप क्या करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, ठीक है, उसके बाद उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो फॉर्मेट पे एंटर करके ये वाला डिजाइन हर जगह अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैक्रो क्या होता है, स्टेप्स जो भी आप करोगे वो रिकॉर्ड कर लेगा और वो सारे स्टेप्स को किसी दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन 3 है उसका जवाब क्या होता है, तो देखो कोई भी मैक्रो जो स्टार्ट होता है वो सब से, ठीक है, और बंद खत्म किससे होता है, एंड सब से, यानी कि सब फिर नेम ऑफ द मैक्रो जो भी लिखना है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी स्टेप करना है, और क्या हो जाएगा वो एंड सब से क्या हो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप मैक्रो लिखते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज लिंक। देखो इमेज जब होता है ना बहुत बड़ा साइज होता है, इमेज की क्वालिटी बहुत हाई होती है, और अगर आप इमेज को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते रहोगे तो आपका जो पेज है वो काफी क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। पेज को हैवी होने का मतलब क्या हुआ कि आपका पेज इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि उसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है उसको क्या कर लो, एज ए लिंक इंसर्ट कर लो। तो लिंक इंसर्ट करोगे तो उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में तो वो नहीं है, वो कहीं और है। जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो इमेज खुल जाएगा, तो इससे आपका डॉक्यूमेंट लाइटर रहेगा, उस पर काम करना क्या होगा, आसान होगा। तो क्या कहता है, इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली रेफरेंस टू द इमेज। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डॉक्यूमेंट साइज को, जो मैंने आपको समझाया, बाय स्टोरिंग ओनली रेफरेंस टू द इमेज, यानी इमेज का सिर्फ रेफरेंस है। तो सिर्फ इमेज का रेफरेंस मतलब इमेज एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज कृष्णा मेल्ड द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर विथ ट्रैक चेंजेस ऑन। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, और मैंने वो डॉक्यूमेंट जो है बना के और अपने सीनियर को दे दिया कि सर ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगता है तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए, और मैंने उस डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिए। अब जो मेरा सीनियर जो भी चेंजेस करेगा ना वो मुझे दिखेगा, वो अलग तरीके से ही दिखेगा कि हाँ आपके सीनियर थे जो ये चेंजेस की। इससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट ये था और मेरे सीनियर का डॉक्यूमेंट ये था। तो इससे बेनिफिट ये है कि मैं देख पाऊंगा वो क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। He made certain changes in the document. Pradeep wants to compare his original document. When he प्रदीप क्या करना चाहता है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यूड डॉक्यूमेंट के साथ क्या करना चाहता है, कंपेयर करना चाहता है। What is the first step Krishna should take to compare his edited document? पहला स्टेज क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी ऐसे ही दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आपको एडिट मेन्यू में जाना है, ट्रैक चेंज में जाना है, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शंस,
बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझाने वाली बात नहीं, इसमें रटने वाली बात है कि इसके अंदर ये ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इमेज की प्लेसमेंट को क्या करता है, बताता है इन रिलेशन टू टेक्स्ट, यानी कि अगर आप इमेज को इधर उधर जहां भी ले जाओगे उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट चेंज होते रहेगा, यानी कि टेक्स्ट और इमेज को कैसे रखना है आपके डॉक्यूमेंट में, वो कौन बताता है? वो बताता है आपको टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, यानी कि टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट के बीच दोनों कैसे एक साथ रहेंगे, ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल टूल इन कैल्क? सब टोटल टूल इन कैल्क, अब ये क्या होता है? कैल्क भी क्या है? ये स्प्रेडशीट पैकेज है ना। स्प्रेडशीट पैकेज मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो आपसे क्या कहते हैं सब टोटल का मतलब क्या होता है? तो देखो बेसिकली सब टोटल क्या होता है? इट क्रिएट्स द चार्ट ऑफ डेटा। चार्ट तो हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं है। सब टोटल देखो, वर्ड भी समझोगे ना, टोटल तो है, लेकिन सिर्फ टोटल क्यों नहीं है, सब टोटल क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? ग्रुपिंग भी करता है। ये क्या करता है? इट ऑल्सो परफॉर्म्स ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करने के बाद तब टोटलिंग करता है। जैसे मान लो आपने खर्चे किए हैं 4 हेड में, ठीक है, हेड ए, हेड बी, हेड सी और हेड डी। अब आप क्या चाहते हो कि मुझे इन चारों हेड का अलग अलग खर्चा निकल जाए, तो खुद से बैठ के थोड़ा ना जोड़ोगे, क्या करोगे आप? उसका आप यूज करोगे सब टोटल ऑप्शन। क्या कहता है? इट ऑटोमेटिकली ग्रुप्स द डेटा, यानी वो खर्चे जो ए हेड में किए गए हों, बी हेड में किए गए हों, सबको एक साथ ग्रुपिंग करेगा। पहले सारे ए वाले को ग्रुप करेगा, ठीक है। जैसे पहले जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूं, तुमको मैंने पूरे स्कूल के डेटा दे दिया, तुम्हारे स्कूल का पूरा डेटा मैंने दे दिया कि क्लास 1 से लेकर 10 या 12 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। अब मैं कहता हूं बताओ कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप एक एक करके सारी क्लास को छांटोगे कि हाँ ये क्लास ए के 1 के सारे बंदे हो गए, क्लास 2 के सारे बंदे हो गए, उसके बाद काउंटिंग करोगे? नहीं, सब टोटल कर दो बेस्ड ऑन व्हाट? स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड 1 है, स्टैंडर्ड 2 है, स्टैंडर्ड 3 है, यूजिंग विच ऑप्शन? सब टोटल ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप्स डेटा एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शंस लाइक सम एंड एवरेज। कुछ भी निकाल सकते हो आप, सम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? 6 क्या कहता है? व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट हैजर्ड्स एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूजेस? बहुत लगातार कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आप, बैठे हुए 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, क्या हो जाएगी? बैक एक होगी। उसके बाद क्या होगा? आपका जो है सर्वाइकल पेन हो सकता है, आपके आईज खराब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप लंबा यूज करो कंप्यूटर को, ठीक है। व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद? देखो ये क्या कहता है बेसिकली, आपको इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या, पहले तो ये समझ ले कि आपने क्या क्या होता है, ठीक है। तो होता ये है कि आप जो है वो कमर दर्द हो जाएगा, ठीक है, पैर में झंझनाहट आ सकती है लगातार बैठे बैठे, फिर आईज में स्ट्रेन आ सकता है। तो वही चीज ये पूछ रहा है, व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट, कम करना हैजार्ड्स यानी प्रॉब्लम्स को जो जुड़े हुए हैं इन चीजों से। तो क्या है? इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, स्क्रीन की ब्राइटनेस को और बढ़ा दीजिए ताकि और आंखें खराब हो जाए। स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डूइंग सिंपल योगा, यानी कि इससे बचने के लिए आप स्ट्रेच कीजिए रेगुलर इंटरवल पर, लाइक ऐसे है ना, तो ऐसे 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 कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है। सिंपल योगा भी आप चाहे तो कर सकते हैं बैठ के, है ना। तो ऑब्वियसली ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँ, ठीक है, इतने देर से बैठ के मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई विल ऑब्वियसली फील बेटर। थोड़ा सा आंखें बंद कर लूँ, तो 6 का क्या होगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट होता है। क्या कहता है? आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अ डैश hyperlink stores the location with respect of the current location in LibreOffice Calc। देखो पहली बात तो ये बात कर रहा है किसके बारे में? हाइपरलिंक के बारे में, ठीक है। हाइपरलिंक क्या करता है? स्टोर करता है लोकेशन, ऑब्वियसली। अब इसमें क्या कर रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट लोकेशन, यानी कि अभी के लोकेशन के रिस्पेक्ट में कोई लोकेशन है, ठीक है, अभी के लोकेशन के रिस्पेक्ट में कोई लोकेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोकेशन, ठीक है, रिलेटिव लोकेशन। और एक होता है एब्सोल्यूट लोकेशन। एक क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट एड्रेस, पूरा एड्रेस, मतलब किसी भी चीज का, कोई भी, देखिए कोई भी इंटरनेट पे चीज होती है उसका एक पूरा एड्रेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव से आने वाले हर क्वेश्चन को कर पाइएगा। एब्सोल्यूट का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चा बताओ आपका एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे ना सर, जैसे मान लो आदित्य कुमार सन ऑफ जो भी नाम है पापा का, ठीक है, फिर कॉलोनी का नाम दोगे या गांव का नाम दोगे, या फिर जो है वो आप क्या दोगे? डिस्ट्रिक्ट का नाम दोगे, है ना। उसके बाद आप स्टेट दोगे, फिर आप पिन कोड दोगे, फिर मोबाइल नंबर दोगे। ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया,
ठीक है। अब मैं आपके गांव के पास पहुंच गया हूं, ठीक है, बोलूंगा बच्चा बताओ जरा कि कहाँ पे है तुम्हारा घर, तुम्हारे गांव में मैं पहुंचा हुआ। तो फिर क्या तुम मुझको शुरू से बताओगे कि सर आदित्य कुमार मैं हूं, मेरे पिता का नाम ये नहीं। वो जो आपने शुरू में बताया था दैट वाज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी कि एकदम पूरा एड्रेस बताओ। अब मैं आपके घर, आपके गांव पहुंच गया हूं, तो मुझे अब आपके गांव के आगे की चीज जाननी है कि आपके गांव में आने के बाद, आपके शहर में आने के बाद मुझे आगे कहां जाना है आपसे मिलने के लिए। तो दैट इज व्हाट रिलेटिव, रिलेटिव टू व्हाट, माय प्रेजेंट लोकेशन। एंड मेरा प्रेजेंट लोकेशन क्या है, आपके गांव तक पहुंच गया हूं मैं, आपके शहर तक पहुंच गया हूं, तो यहां से आगे का रास्ता बताओ ना भैया, पूरा क्यों बता रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव। तो यहां पे आंसर क्या होगा, रिलेटिव। नाउ बी क्या कहता है, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर। ऑब्वियसली एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, ओपन ऑफिस राइटर भी एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन क्रिएट एंड एडिट मैक्रोज के लिए आपको सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होता है, एमएस वर्ड होता है। देखो बेस्ट टेक्स्ट एडिटर आज के टाइम में एमएस वर्ड ही है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर। यही पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, पता नहीं क्यों लाइव और ऑफिस ओपन ऑफिस चल रहा है फ्री फ्री फ्री। वो याद है 3 इडियट्स की मूवी, वही वाला मेरे को दिखता है जब ये सिलेबस आपका दिखता है। पता नहीं कौन महान इसको जो है वो मतलब डिजाइन करते हैं, क्या ही कहा जाए, मतलब दुनिया से कोई लेन देन नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। लाइव और ऑफिस बच्चों को पढ़ा दो ताकि जब वो बच्चे जाए कभी इनको एमएस वर्ड मिले तो बेचारे परेशान। अरे शुरू से एमएस वर्ड पढ़ाओ ना, ताकि कहीं भी उनको जब एमएस वर्ड मिलेगा तो आसानी से वो कर पाएंगे। क्या ही मैं बोलूं, एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आप लोग वही पढ़ना, बच्चा पढ़ना होता। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन। देखो डेटा क्या होता है, तो डेटा जो होता है वो होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट आर डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कुछ भी जो आप कंप्यूटर में डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा। और इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा से ही बनता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा। क्या होता है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो वही प्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन कहलाती है। और चूंकि डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो मीनिंगफुल बन जाता है, यानी कि जो भी डेटा था वो मीनिंगफुल बन जाता है, यानी मतलब का चीज बन जाता है। डेटा हो सकता है मीनिंगफुल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मीनिंगफुल नहीं हो, लेकिन इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल हमेशा होता है। तो इंफॉर्मेशन को बेस्ट डिफाइन कौन करता है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, नहीं भैया ये तो डेटा होता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट्स, ये रहा ना बी ऑप्शन। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस इंश्योर। देखो दो इंटीग्रिटी होती है, पहला होता है क्या, एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। दो डेटाबेस का क्वेश्चन है ये, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एंटिटी इंटीग्रिटी किससे एसोसिएटेड होता है, तो ये एसोसिएटेड होता है प्राइमरी की से, ठीक है, प्राइमरी की कांस्टेंट से ये एसोसिएटेड होता है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होता है वो फॉरेन की होता है, फॉरेन की से एसोसिएटेड होता है, फॉरेन की कांस्टेंट से एसोसिएटेड होता है, ठीक है बच्चा। नाउ अब क्या कहता है, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन डेटाबेस इंश्योर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि दो टेबल हमारे पास है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो कहता है कि इसमें जो डेटा है ना वो यहां होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी यहां पे जो डेटा है कोई एक कॉलम से जुड़ता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो इस कॉलम में अगर डेटा है तो तभी हम उसको इधर यूज कर सकते हैं। अगर कोई हम एक ऐसा डेटा यूज करते हैं जो इधर नहीं है तो वो एरर है, हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या कहता है, एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन रेफरेंस टेबल और बी नल, राइट। तो 4 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहां पे जो डेटा है आप कहीं से भी, जैसे ये एक टेबल ए है मान लो और ये टेबल बी है, तो इस अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इस बी में जो भी डेटा है ना वही इस ए में हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो यूज करें अगर दूसरा को यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज। आपके आईज ड्राई हो गए हैं, ड्राई आईज का मतलब क्या होता है, सूख गया है आंख, नहीं आंख सूख नहीं गया, बल्कि कभी कभी क्या होता है आंखों में जलन आ जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई आईज, ठीक है। तो फॉरगेट, व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम, फॉरगॉट टू ब्लिंक, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। रेस्ट आईज पीरियडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइज लाइक दिस वन, है ना, आईज की एक्सरसाइज कीजिए ना, आई लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नाउ कुछ तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस की बेस पे भी आप कर सकते हैं 10th में। नाउ 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। देखो रिलेशन है ना, नहीं भी अगर एग्जाम में आता था तो रिलेशनल डेटा मॉडल,
जो डेटाबेस होता है ना बच्चा, जो डेटाबेस होता है बेसिकली उनको 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में बांटा गया है। और हमें चूंकि MySQL पढ़ना होता है ना, या SQL जो भी कह लो, तो MySQL जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल पे डिपेंडेंट होता है। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल एक ऐसा डेटा मॉडल होता है जिसमें डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो ये था छठा क्वेश्चन। अब आता है फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें करना कितना है, टोटल 5 करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्राइमरी की, यानी ये डेटाबेस से रिलेटेड है। प्राइमरी की कांस्टेंट क्या कहता है, तो प्राइमरी की कांस्टेंट बच्चा 2 चीजें कहता है। पहली चीज क्या कहता है कि जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाएंगे टेबल में, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। और दूसरा क्या कहता है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउड है, यानी कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज नो डुप्लीकेट वैल्यू, ये दोनों चीजें कहता है क्या, प्राइमरी की। तो देखिए, इट इज अ फील्ड दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, बिल्कुल गलत बात है। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, ये सही बात अगर आपको नहीं पता था तो छोड़ देते हैं। इट कैन हैव नल वैल्यूज, ये भी तो नहीं हो सकता है। इट इज एन ऑप्शनल फील्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नल नहीं छोड़ सकते हैं तो ऑप्शनल कैसे हो गया, तो बचता कौन है, बी। अब देखिए प्राइमरी की क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बैंक की बात करें, तो बैंक का अकाउंट नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी की होता है। तो अगर आप बैंक में जाइए और अपने अकाउंट नंबर से अगर आप अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, तो सिर्फ आपका डेटा निकलेगा। आप अपना एटीएम कार्ड लेके एटीएम मशीन में जाएंगे तो सिर्फ आपके अकाउंट की डिटेल निकलेगी, यानी कि एक अकाउंट नंबर से सिर्फ एक रिकॉर्ड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए आपके अभी आप एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड में, आपको मिला है ना आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है, क्या 10 लोगों के लिए सेम होगा, 100 लोगों के लिए सेम होगा, नहीं। वो एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। और इसीलिए जब आपका एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट जो चेक करेंगे वो अपने नाम के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम जैसे 75 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रोल नंबर है दैट इज यूनिक, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, राइट बच्चा। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, which of the following dialog boxes appear when the query design window is opened for the first time to design a query। देखो क्वेरी को डिजाइन करना है हमें, क्वेरी का मतलब क्या होता है, जैसे MySQL में जो कुछ भी हम लिखते हैं डेटा को निकालने के लिए या डेटा को इंसर्ट करने के लिए या डेटा को अपडेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं, राइट। तो क्या कहता है, which of the following dialog box, कौन सा ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है, स्क्रीन पे आता है, ठीक है, when the query design window is opened for the first time in design a query। ऐड क्वेरी का ऐड टेबल का आता है, ऐड क्वेरी का आता है, ऐड क्वेरी और टेबल आता है, या ऐड टेबल, ये सब इतने कंफ्यूज है ना। देखो बेसिकली क्या है, ऐड टेबल और क्वेरी इज द राइट आंसर। देखो सिर्फ टेबल नहीं, सिर्फ क्वेरी नहीं, क्वेरी एंड रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्या कहेंगे यहाँ रिलेशन क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, क्वेरी है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा ये आएगा, या तो एक टेबल को ऐड करो या तो क्वेरी को ऐड करो। तीसरा क्या कहता है, व्हाट फीचर्स इन ओपन ऑफिस बेस। अब देखो, अब ये MySQL क्वेरी तो MySQL का होगा, लेकिन MySQL नहीं पढ़ाएंगे ओपन ऑफिस बेस। क्यों भैया, आप डायरेक्ट बच्चों को MySQL पढ़ाओ ना, क्या तकलीफ है, क्यों इतना तकलीफ झेला रहे हो खुद को भी और बच्चों को भी, क्या ही है यार, कान ऐसे नहीं पकड़ना है। पूछेंगे जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें MySQL क्वेरी पूछेंगे, उसमें पूछो ना ओपन ऑफिस बेस का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्यों नहीं पूछते हो, पूछ ही नहीं सकते क्वेश्चन, तो पढ़ाओ ऐसा ना, डिजाइन करो वैसा सिलेबस जो सिलेबस ढंग का हो। व्हाट फीचर इन ओपन ऑफिस बेस, ये डेटाबेस होता है बच्चा। डेटाबेस मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा बहुत सारा कलेक्शन होता है और लेकिन वो ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। तो कहता है कि विच व्हाट फीचर इन ओपन ऑफिस बेस अलाउज यूजर्स टू प्रेजेंट रिट्रीव डेटा इन यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर, यानी कि आपने डेटाबेस में से डेटा को निकाला, अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप क्या करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, एक अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट इज अ वे टू प्रॉपरली शो द डेटा। फोर्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, यानी इनमें से कौन सा तरीका है जब आप स्ट्रेस फील करते हो काम करते समय, तो उसका बेहतरीन तरीका है, तो इंगेज इन एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स विद कलीग्स। भैया स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस को और बढ़ाना नहीं है ना, एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स करो, बातें करो, एग्रेसिव बातें नहीं। वर्क लॉन्गर आवर्स विदाउट ब्रेक्स, बैठे रहो, काम करते रहो, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो यार। सीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज विद कलीग, ठीक है।
अब ये सी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, भैया हमको किसी से परेशानी है तो कलीग से जो है उसको क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, भैया कैसे इस परेशानी को दूर किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, 2 लोग हैं 10 लोग हैं, उनको रिजॉल्व करना है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू, ये क्या है, मस्कुलोस्केलेटल, भाई साहब, ओके, प्रॉब्लम, मतलब मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्केलेटन से रिलेटेड प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो भैया ऑब्वियसली जब आप एक रॉन्ग पोस्चर में बैठोगे, आप एक अनकंफर्टेबल चेयर बैठोगे तो हमेशा आपको मसल में पेन होगा, आपके बैक में पेन होगा, ठीक है, आपके रीढ़ की हड्डी में तक प्रॉब्लम जा सकती है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्या कहता है, इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द ऑफिस व्हाट शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी। भाई कोई एड्रेस नहीं करेगा, सीधे सब जान बजा के ना भागेंगे यहां से निकल के। हकीकत यही है, आज वो किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई है, अपनी पड़ी हुई है। वैसे भी लोग हैं लेकिन हजारों करोड़ों में एक लोग होंगे, 2 लोग होंगे, हजारों में एक लोग मैक्सिमम जो दूसरों की परवाह करेंगे। पहले क्या करोगे आप, सीधे भागोगे भैया अपनी जान बचा के, है ना, यही करिए, लिख देना एग्जाम में। नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना। क्या कहता है, वर्ड शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी, ब्लैंकेट को यूज करेंगे, फायर स्टिंक्सर, यही है ना, फायर स्टिंक्सर क्या होता है, ये आपको आग बुझाने की एक मशीन होती है जो यूज करने से आग बुझ जाती है, तो ऑब्वियसली आप फायर स्टिंक्सर का यूज करोगे। तो चलिए अब करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन ए के बाद आ रही आती है सेक्शन बी की, जो कि सब्जेक्टिव टाइप है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव सेक्शन की, तो सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इस सेक्शन में हम सेक्शन वाइज करेंगे। जो पहला सेक्शन होता है इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये 20 to 30 वर्ड्स में आपको देने हैं, और टोटल जो है वो आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चा, 5 क्वेश्चन है। इन पांचों में से किसी 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का, इसलिए 2 3 जा 6 मार्क्स का क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। टोटल सेक्शन ये पूरा 6 मार्क्स का होगा। तो यानी कि इन पांचों में से कोई 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। मैं आपको बताऊंगा पांचों, लेकिन आप कोई 3 एग्जाम में लिख के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग शारा इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू हर कलीग्स। यानी एक टीम मीटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, या फिर यूं कहिए कि आप एक मीटिंग ऑफलाइन मीटिंग है, कोई भी एक मीटिंग है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर कर रही है। सी स्पीक्स टू क्विकली, बहुत जल्दी 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 बोल रही है, यूज jargons एंड डजंट पॉज फॉर क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को भी यूज कर रही है। दूसरा जो है वो रुकती भी नहीं है किसी से पूछने के लिए समझ में आया कि नहीं आया। एज अ रिजल्ट हर टीम सीम्स कंफ्यूज, तो ऑब्वियसली बात है उसकी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। एंड द प्रोजेक्ट इजंट फुली अंडरस्टूड, प्रोजेक्ट है क्या समझ में नहीं आया सबको। व्हाट कैन शारा डू टू इंप्रूव हर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सारा प्रॉब्लम पहली बात की आपको पता होना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि उसको स्किल है जो उसको पता नहीं है कैसे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो हम जैसे टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, हम एग्जाम्पल अच्छा नहीं दे पाए, आपको नहीं आपके दिमाग तक अपनी बातों को पहुंचा पाए, इसका मतलब हमारे पास ही अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या है, तो सारा कैन डू द फॉलोइंग टू इंप्रूव वर्बल कम्युनिकेशन, क्या कर सकती है वो, सी कैन राइट डाउन ऑल द फैक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, एक चीट बनाइए, एक पेज बनाइए जिसमें सारे फैक्ट्स जो आप समझाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं उस सारे प्रेजेंटेशन का आंसर भी लिख दिया है ताकि मुझे क्या समझाना है, कितना समझाना है, सब पता है मुझे। दूसरा क्या कहता है, सी शुड स्टे काम, आराम से रहिए भैया, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से अपनी चीजों को बताइए और उनके प्रॉब्लम्स को भी लीजिए, समझिए, ताकि आप उनके प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, एड्रेस कर सके, बता सके। तो सी शुड स्टे काम व्हेन एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट आइडिया एंड यूज सिंपल लैंग्वेज, भैया बड़े बड़े मतलब वर्ड्स मत यूज कीजिए, शशि थरूर की तरह एकदम इंग्लिश के प्रकांड विद्वान बन के मत यूज कीजिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं, कोई समझेगा नहीं। तो नाउ तीसरा क्या कहता है, सी मस्ट बी फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन फ्रेंडली भी रहिए ताकि आपसे कोई बात करने से हिचकिचाए नहीं। एंड डी क्या कहता है, सी शुड स्पीक एट अ मॉडरेट स्पीड, हाई स्पीड था ना, क्विकली था ना, नहीं भैया आराम से बात कीजिए, ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, जिससे आप बात करें उसको तब देख के आई कांटेक्ट बना के तब बातें कीजिए। तो इस तरीके से वो अपनी चीजों को क्या कर पाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी अपने टीम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, भैया एंटरप्रेन्योर के का ही तो दुनिया, मतलब पूरी दुनिया ही एंटरप्रेन्योर की है, सारा काम तो बेचारे वही करते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो फिर हम जैसे लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, आप जैसे लोगों को आगे चल के नौकरी कैसे मिलेगी, मतलब बिजनेस को स्टैब्लिश करने से लेके उसको प्रमोट करने से लेके सेलिंग से लेके मतलब हर चीज एंटरप्रेन्योर करता है,
करवाता किसी और से है लेकिन ब्रेन उसी का होता है। तो द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेशन, फॉर्मुलेटिंग न्यू बिजनेस आइडियाज। अभी ऑलरेडी इतने सारे बिजनेसेस हैं, इसमें से भी कुछ अलग बिजनेस आइडिया लेके आना ताकि लोग नए आ सके, ज्वाइन कर सके, पैसे कमाए जा सके, ठीक है, फॉर द बिजनेस ग्रोथ। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसकी भी ग्रोथ को कैसे प्लान करना है। दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो आप स्टाफ को हायर करते हैं, नया रॉ मटेरियल उस बिजनेस को के लिए कहाँ से आएगा, ठीक है, पेमेंट्स कैसे करनी है, कैसे कैसे आपको पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है, ये सारा काम भी देखने का काम किसका होता है, हमारे एंटरप्रेन्योर का होता है। तीसरा डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजों की डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है कंपनी के लिए, क्या सही है क्या नहीं सही है, कितने पैसे में क्या खरीदना है, कितने पैसे में क्या बेचना है, क्या मार्केट की लोकेशन होगी, बहुत सारी चीजों की डिसीजन जो है वो क्या होना है, आपको करना है। रिस्क भी लेना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सस्ते में बेचनी पड़ती है, इवन जितने में आपकी कॉस्ट प्राइस उससे कम में भी बेचनी पड़ती है मार्केट में कंपटीशन को देखने के लिए। तो बहुत तरह के रिस्क हैं, जैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी एक रिस्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मनी लगता है, और कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, राइट। नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी तरह के प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कभी भी अराइज हो सकते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को भी कैटर करना किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योर का काम। मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस का जो होल एंड सोल होता है एंटरप्रेन्योर, जैसे यही है कोडिटअप, इट्स आल्सो काइंड ऑफ एजुकेशनल बिजनेस। अब इसमें जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मुझे लेने हैं, है ना, तो मुझे इन सबको ये सब होने चाहिए। कल को आप चल के जो है कुछ भी ओपन करेंगे, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस ओपन करेंगे, किराने की दुकान भी ये सारी चीजों को फैक्टर करता है, सारी चीजों, जो उसका मालिक है, ओनर है, वो भी इन सारी चीजों को क्या करता है, मतलब इससे ज्यादा ही चीजें होती हैं तो लिखी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए आजकल मैक्सिमम डेटा ऑनलाइन है ना, अगर ऑफलाइन भी आपके कंप्यूटर में भी है तो भैया आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने हैं, प्लस 2 स्टेज वेरिफिकेशन जरूर लगा लीजिएगा जहां जहां ऑप्शन है। 2 स्टेज वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी को आपका पासवर्ड अगर पता चल भी जाता है, फिर भी एक ओटीपी आता है मोबाइल पे, जब तक वो ओटीपी आप नहीं डालेंगे तब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। आजकल जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसमें ओटीपी जरूर आता है। इसका रीजन ये है कि भैया ठीक है, हो सकता है कोई पासवर्ड जो है वो किसी ने हैक कर लिया, ले लिया, किसी भी तरीके से पता लगा लिया, लेकिन मोबाइल नंबर पे ओटीपी तो आपके ही आएगा। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड 2 स्टेज वेरिफिकेशन। तो पहला तो बात ये कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, किसी को पता न चले। दूसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। दूसरा एंटीवायरस जरूर यूज कीजिए, फायरवॉल जरूर यूज कीजिए। फायरवॉल खैर आप और हम बेसिकली नहीं यूज करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, बड़े पैमाने पे यूज करते हैं, ठीक है। फायरवॉल ये आग की दीवार है, मतलब जो कोई अटैक वगैरह आता है ना, वो अटैक्स नहीं आने देगा, बाहर से कोई साइबर अटैक नहीं आने देगा। हमारे सिस्टम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटीवायरसेस यूज कर सकते हैं ताकि वायरस ना एंट्री कर पाए। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपको, मान लीजिए कि आपको मैं लिखता हूं BME, अब मैं पूछूं बताइए ये क्या मैसेज है, मैंने किसी को ये मैसेज लिख के भेजा और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये क्या मैसेज है, तो आप कहोगे सर ये तो समझ नहीं आ रहा, BME क्या है। तो ये क्या है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एनक्रिप्टेड मैसेज। एनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब क्या होता है कि किसी जो ओरिजिनल मैसेज है उस मैसेज को कुछ इस तरीके से चेंज कर दो कि वो जब कोई दूसरा कोई देखे तो उसको समझ में नहीं आएगी क्या है। जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब आप यहां से लिखते हो हेलो तो वहां हेलो नहीं पहुंचता है, वहां क्या पहुंचता है, वहां पे कुछ और, मतलब वो हेलो जो होता है कुछ और तरीके से कुछ और चेंजेस किया जाता है, इसको इनक्रिप्ट किया जाता है और तब वो उसको ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर जब वो दूसरी जगह यानी जहां उसको पहुंचना है, जब वहां तक पहुंच जाता है तो फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद ओरिजिनल जो होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचता है। तो जैसे अभी जो है मान लीजिए ये मैंने जो था, मुझे क्या भेजना था, देखिए मुझे डेटा भेजना था आनंद, माय नेम, ठीक है। अब मैं अगर आनंद भेजूंगा, मान लीजिए कोई ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का क्या होगा, कोई भी लीक करेगा। तो मैंने क्या किया, हर कैरेक्टर को, ये एक एग्जांपल है, इस तरीके से आप हजारों तरीके का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। मैंने क्या किया, हर कैरेक्टर का अगला कैरेक्टर ले लिया, तो एक अगला कैरेक्टर B, N का अगला कैरेक्टर M, A का अगला कैरेक्टर B, N का अगला कैरेक्टर M और D का अगला कैरेक्टर E। अब ये मुझे पता है कि मैंने हर वर्ड में क्या किया है, +1 कैरेक्टर कर दिया, अगला कैरेक्टर भेजा है। तो इस प्रोसेस को यानी आनंद से BME बनाना, दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, राइट। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अब BME को हम भेज रहे हैं, जहां भी जाना भैया वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां जाने के बाद फिर से अब उसको BME दिखाई देगा, तो उसको क्या ही समझ में आएगा, उसको फिर से मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, AND में। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने यहाँ +1 किया था तो इसको फिर से इसको डिक्रिप्ट करने के लिए इनमें से हर में से एक एक माइनस करूंगा, तो B का पहला लूंगा A,
है ना, m का पहला लूंगा n, तो इस तरीके से ये बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन, यानी कि इस मैसेज को फिर से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना, इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करना, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना, डिक्रिप्शन कहलाता है। तो जो हमारा मैसेज है उसको इनक्रिप्ट रखिए, एक्सेस कंट्रोल रखिए कि कौन कौन सा यूज कर पाए, हमारे डेटा को कौन कितने लेवल पे यूज कर पाए, और सिक्योरिटी ऑडिट्स कराते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चले कहीं कुछ परेशानी तो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द वेज टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रिया अ क्लास 10 स्टूडेंट, आप ही की तरह, फील स्ट्रेस्ड विद हर एग्जाम प्रिपरेशन से स्ट्रेस हो चुकी है बेचारी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से एंड फैमिली कमिटमेंट से, हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर। देखो ट्रैकिंग टाइम आजकल बहुत जरूरी है बच्चा, पता नहीं आप ये चीज समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप 10th में हो और 10th में कहते हैं अभी उतना दिमाग मतलब जो है आप उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपको लगता है कि आप जो सोचते हो दुनिया में वही सही है, बाकी सब बेवकूफ बैठे पड़े हैं, ठीक है, यही लगता है। अब मेरे टाइम में भी जब मैं आपके जैसा था तो मुझे भी यही लगता था, और इस टाइम में मुझे आगे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ वाली सोच सकता था। तो जब आप मेरे टाइम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोच बिल्कुल गलत थी, या फिर हो सकता है सही भी, बट बेसिकली होता क्या है इस समय में जब आप 10th के स्टूडेंट रहते हैं तो आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, आप ही दुनिया हो। तो कोई नहीं, ये उम्र का तकाजा होता है। तो देखो लेकिन ट्रैकिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना, आज के टाइम में ना बच्चा इतना सोशल मीडिया ऐप्स है ना कि आप मोबाइल लेके बैठोगे ना, और जो ये रील्स का चक्कर है बच्चा, बाबू भैया ये रील्स का जो चक्कर है, ऐसे 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 की आदत जो हो गई है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता घंटों कैसे निकल जाते हैं, है ना। तो मोबाइल्स तो आज के टाइम में किलर है, टाइम किलर, टाइम को किल करते हैं, और आपके समय से कोई दूसरा कमाता है। आप बैठ के रील्स देखते हो, बिना मतलब के रील्स देखते हो, और आपसे वो दूसरा कोई कमाता है, आपकी वजह से वो दूसरा फेमस होता है, आपकी वजह से वो सेलिब्रिटी बनता है, और बेचारे IITians जो है जितना काम करके नहीं कमा पाते हैं, जितना पढ़ के नहीं कमा पाते हैं, एक चाय वाला जो है उतने पैसे कमा लेता है। आप लोगों की जैसे लोग भी मेहरबानी है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ट्रैकिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय को अगर हम मैनेज करेंगे तो हर जगह समय हम सही से दे पाएंगे। एक दिन आप मोबाइल में से इंटरनेट ऑफ करके देखो, आप अपने दादा चाचा मामा सबको याद करोगे, सबको फोन करोगे, आपको लगेगा आपका टाइम बीत नहीं रहा है, ऐसा लगेगा। एक दिन मोबाइल ऑफ करके देखना 24 आवर्स, और मुझे कमेंट में बताना कि सर मैंने 24 आवर्स जो है मोबाइल ऑफ रखो। मोबाइल ऑफ मत रखो, नेट ऑफ रखो, तब देखो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कुछ काम ही नहीं बचा है तुम्हें, तब तुम्हें लगेगा। और ऐसे क्या लगता है, ऐसे टाइम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो टाइम बहुत है, फालतू में टाइम बहुत निकल जाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ट्रैकिंग टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू रेगुलेट टाइम अमंग वेरियस एक्टिविटी, बहुत जरूरी होता है। इट विल हेल्प आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर टाइम बीइंग वेस्टेड, मोबाइल रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें क्या करती है, वेस्ट करती है। यूट्यूब भी, इवन आजकल यूट्यूब के शॉर्ट्स भी आपको टाइम वेस्ट करने का अच्छा तरीका हो चुका है। बी, इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विच सब्जेक्ट इज बीइंग हाउ मच टाइमिंग, बीइंग गिवन हाउ मच टाइमिंग, यानी कि आपको पता चलता है, अच्छा मैंने मैथ्स को हर रोज 2 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है, साइंस को हर रोज जो है वो 2 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है, साइंस के बाद हमने इंग्लिश को भी जो है मैं हर रोज टाइम ही नहीं दिया यार, कभी टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो आपको पता चलता है ना कि हाँ आप इसको तो लेके चल रहे हैं, इसको तो लेके चल रहे हैं, लेकिन इसको टाइम ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी IT को तो मैंने कभी खोल के पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम टाइम में खोल के पढ़ूंगा इसको सीधे, एग्जाम के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें पढ़ के इसमें प्रकांड विद्वान बन जाना, यही है ना। तो इस तरीके से टाइम का ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे रहे हो, किसको बिल्कुल छोड़ रहे हो, किसमें आपको टाइम इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। नाउ इट विल हेल्प बैलेंसिंग टाइम बिटवीन एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और ये भी आपको पता चलेगा कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी होती है, इसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती है, खेलना भी जरूरी होता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाई हैज यूनाइटेड नेशंस हैज मेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, आज हम इतनी ज्यादा पेट्रोल यूज कर लें कि आने वाले हमारे जनरेशन को पेट्रोल का नसीब ही नहीं हो। पेट्रोल क्या होता है, कुछ होता है क्या? हम आज के टाइम में इतना ज्यादा पेड़ काट देंगे, आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की जो है वो सिलेंडर हमारे जनरेशन को जो है वो लगा के नाक में सांस लेना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं कि हम आज भी प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन इस तरीके से करें कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी वो चीजें मिले। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी कि गोल्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कहलाता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो इस तरीके से हो कि आने वाले जनरेशन को भी उन डेवलपमेंट्स का बेनिफिट मिले। तो 17 टोटल है, ठीक है। तो क्यों 17, वाई? क्योंकि ये 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में SDG कहते हैं,
कब हुआ था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में, एमिंग टू रिड्यूस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि शांति और समृद्धता को बढ़ाने के लिए। कब तक इसका टारगेट है? 2030 तक हमको ये काम कर देना है, यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है। The reason for 17 sustainable development goals is that these 17 sustainable development goals contain almost every aspect of interconnected global issues। यानी ये 17 ऐसे इश्यूज हैं जो एक दूसरे से इतना हाईली कनेक्टेड हैं और पूरी दुनिया के इश्यूज इसमें एक साथ समाहित हो जाते हैं, इसलिए है। क्या क्या है इसमें? तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, ये सब आपको रटने पड़ेंगे। reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below वाटर के बारे में भी सोचना है कि किसी दिन जब सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो फिर जब वाटर के अंदर कैसे जीवन रहेंगे, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पे कैसे रहना है, पेड़ को उगाने पड़ेंगे, जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत मुश्किल होगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये सारे 17 आपको रटने पड़ेंगे, ये रट लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा कम इंपैक्ट आएगा, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन है तो मिनिमम आप तो, लेकिन क्वेश्चन ही पूछता है कि 17 तो लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, फिर से अब अगला एक सेक्शन स्टार्ट होता है, इसमें कहता है आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, है ना, और 20 से 30 वर्ड। देखिए मैं जो ज्यादा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये 20 से 30 वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसमें से कटिंग शटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है स्पेशली, जो बुरा आपको लिखने की कहानी, ठीक है, तो उससे तरीके से लिखिएगा। चलिए, तो आंसर एनी 4 है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ओपन ऑफिस राइटर what are styles? List 2 ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल्स ऑप्शन। तो देखो ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स क्या होता है, तो देखो इन ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल्स आर पावरफुल टूल्स फॉर अप्लाइंग फॉर्मेटिंग, यानी अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो है वो कितना आप जो है लेफ्ट में जो है वो कितना स्पेस देंगे, राइट में कितना देंगे, टॉप में मार्जिन, राइट में मार्जिन, लेफ्ट में मार्जिन, बॉटम में मार्जिन, ठीक है। किसको आप जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो ये 2 ऊपर लेके जाना है, H2O लिखना है तो ये 2 नीचे लेके जाना है, तो इसका मतलब दीज आर कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। इट इज द वे टू डिजाइन द डॉक्यूमेंट विथ कंसिस्टेंट लुक, एक जैसा लुक देना, किसको हेडिंग 111 देना है, किसको हेडिंग 222 देना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं लाइक पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट, टेबल, ये सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये देखो दोनों टर्म्स जो होते हैं वो लगते तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग होता है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, सेफ्टी जो होता है वो प्रेडिक्टेबल इश्यूज से होता है, यानी कि जैसे मान लो आप ऑफिस में काम कर सकते हो सकता है कि आग लग जाए, ये प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, तो आप उसके लिए सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करते हो कि भैया हमारे पास जो है वो आग से निपटने की सारी चीजें होनी चाहिए, नोन थ्रेट्स हैं, ठीक है। वही से लिखा हुआ है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सीम्स टू बी सेम बट डिफरेंट, द मेजर डिफरेंसेस आर सेफ्टी इज जनरली कंसर्न विद unintentional threats, known threats कह सकते हैं, like natural events or any unforeseen incidents like fire, flood, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ये सब चीजें जो है वो पता होती है, हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सेफ्टी होता है। लेकिन सिक्योरिटी हमें नहीं पता कौन आगे हमें कब गोली मार जाए कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चाहता है कि कब मौका मिले इसको थप्पड़ मारे, घूसा मारे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के लिए हम पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। तो सिक्योरिटी इज जनरली कंसर्न विद इंटेंशनल थ्रेट लाइक अटैक, थेफ्ट, वायलेंस, ये होता है सिक्योरिटी से कंसर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट को अगर आप शेयर करोगे बच्चा तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप एक काम को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करोगे, लेस टाइम में वाइंड अप करोगे। यानी आप मान लो आपकी टीम में 5 लोग थे और उसी एक स्प्रेडशीट पे सबको काम करना है, तो इस स्प्रेडशीट को शेयर कर दो ना, ताकि सब उस पर काम लगातार करते रहे, कॉन्टिन्यूसली एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही स्प्रेडशीट पे 5 लोग, आप उसको ऑनलाइन जो है वो शेयर कर दो, 5 लोग एक साथ काम करेंगे, ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, लेस टाइम लगेगा, लेस एफर्ट लगेगा, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है ये भी मुझे पता चलता रहेगा, कौन कौन कितने एफर्ट्स दे रहा है ये भी पता चलता रहेगा। तो यही लिखा हुआ है कि स्प्रेडशीट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ओके। इट इज बेनिफिशियल टू शेयर स्प्रेडशीट बिकॉज मल्टीपल पीपल विल बी एबल टू वर्क साइमल्टेनियसली मतलब
एक साथ मल्टीपल लोग यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ जो है वो काम उस फाइल पे कर पाएंगे। द चेंजेस विल बी विजिबल टू ऑल, और कोई एक जो चेंजेस करेगा वो सबको विजिबल होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली फास्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गुनीत हैज कंप्लीटेड हिज असेसमेंट इन 4 सब्जेक्ट्स एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स। 75 मैथ्स में आए हैं, 68 साइंस में आए हैं, 82 इंग्लिश में आए हैं, 70 हिस्ट्री में आए हैं। द स्टूडेंट नीड्स टू अचीव एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 75% मार्क्स, यानी कि पांचों सब्जेक्ट को मिला के उसको कितना चाहिए? 75 मार्क्स। अब वो जानना चाहता है, गुरनीत जो है वो जानना चाहता है, ठीक है, कि भैया कि फिफ्थ में मुझे कितना एग्जाम आया, ठीक है, यानी कि कितना मार्क्स है, नॉट एग्जाम, कितना मार्क्स है। तो ही स्टिल हैज टू टेक द एग्जाम इन द फिफ्थ सब्जेक्ट विच इज ज्योग्राफी। अब बेचारे को ज्योग्राफी का एग्जाम देना है। विच कैल्क टूल एंड मेन्यू option he can use to check how many marks he has to score in fifth subject to get required percentage, यानी कि भैया मेरे को मैथमेटिक्स में जो है वो 75 आ गए हैं, ठीक है, 68 आ गए हैं, साइंस में 82 आ गया, इंग्लिश में 70 आ गया, हिस्ट्री में अब 5वां यहाँ बचा हुआ, और टोटल मिला के मेरे को टोटल कितना चाहिए? कम से कम 75% मार्क्स चाहिए। तो भैया मुझे ये 5वें वाले मार्क्स में कितना नंबर लाना पड़ेगा? या तो आप मैनुअली कैलकुलेट कीजिए बैठ के, या तो आप टूल्स मेन्यू में जाइए और गोलस्टिक ऑप्शन को यूज कीजिए, जो आपको बताएगा कि आपको अगर इतना नंबर चाहिए तो इतने में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो टूल्स मेन्यू है, और टूल्स मेन्यू के अंदर ऑप्शन क्या है? गोलस्टिक। इतना के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस इतना ही, 2 वर्ड लिखने के लिए। नाउ 3 वर्ड। in a database, why it is important to create relationships between table? देखो रिलेशनशिप्स क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। कि टेबल 1 है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय क्या है? डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो भी एम्प्लॉय, और भी बहुत सारी डिटेल है, और यहाँ पे एचओडी, टेबल 2 में एचओडी है। तो कभी कभी ऐसा काम आ सकता है ना बच्चा हमारे पास, कि हम जो है वो ये जानना चाहें कि जैसे एम्प्लॉय कोड है, यहाँ हम एम्प्लॉय का कोड देते हैं कि भैया एम्प्लॉय कोड 101 जो है वो किस डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट का हेड कौन है। तो यहाँ इस टेबल में तो हमारे पास है ही नहीं डिपार्टमेंट का हेड, हमारे पास तो डिपार्टमेंट का हेड इस टेबल में है। तो जब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करके रखेंगे तभी तो इन दोनों से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और इस तब जाके हम क्या कर पाएंगे? ये बता पाएंगे कि इस फलाने कोड का एचओडी कौन है। कब? जब ये दोनों टेबल्स आपस में क्या हो? कनेक्टेड हो। इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप डेटाबेस का डेफिनेशन लिख दीजिए। देखिए यही है, 20 से 30 वर्ड वाला है, ठीक है। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होते हैं डेटा, जब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ डेटाबेस इज इट्स कंसिस्टेंसी, यानी हमेशा डेटा कॉन्सिस्टेंट होगा। अगर मेरे पास दिल्ली में मेरा अकाउंट बैलेंस 5 रुपया है, तो जो है यूपी में भी किसी में लखनऊ में चला जाऊं तो वहां पे भी मेरा अकाउंट बैलेंस 5 रुपया ही दिखाएगा। कॉन्सिस्टेंसी है, ठीक है। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो है वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, किसमें? हमारे डेटाबेस में, राइट। द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग टेबल्स मेक्स इट श्योर दैट रिडंडेंसी ऑफ डेटा इज अवॉइडेड। रिलेशनशिप से क्या फायदा होता है? कि सेम डेटा बार बार रेप्लिकेट नहीं करता है। रिडंडेंसी रेफर्स टू रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट रिलेशनशिप्स का क्या है? कि इसके जरिए हम डेटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी डेटा बार बार डुप्लीकेट नहीं होगा। मान लीजिए मैं इसमें भी एचओडी लिखता, इसमें भी एचओडी लिखता, क्या फायदा है? एचओडी मैंने सिर्फ इसमें डाला, इसमें मैंने एचओडी इस वाले टेबल में मैंने एचओडी डाला नहीं, इन दोनों को रिलेट कर दिया। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां से निकाल लूंगा। इससे क्या हुआ? यही सेम फील्ड जो है, यही सेम कॉलम यहां पे भी लाके रखने की जरूरत हमारी क्या हो गई? फिनिश हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, OOS? व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट? देखो ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम नाम ही है ओवरयूज, यानी हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इज ऑल्सो नोन एज रेपिटेटिव या रेपिटेशन स्ट्रेन इंजरी, यानी कि दिस रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर मसल, tendons or soft tissue muscles are injured due to repetitive nature of work due to continuous sitting ऑन अ सेम पोस्चर। जब आप एक ही पोस्चर पे बार बार बैठे रहते हो, जैसे मैं इतने देर से समझा रहा हूं, चलो ठीक है 1 घंटे बैठ सकते हो, लेकिन कहा जाता है कि हर 2 घंटे में उठो, थोड़ा सा वॉक करो और फिर जो है वो काम करो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ओवर यूज। जब लगातार आप बैठे हो 10-10 घंटे, बड़ा घंटे आप एक जगह बैठे हो, एक ही पोस्चर को मेंटेन कर रहे हो, तो ये सारे मसल्स में पेन आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम। दिस इंक्लूड्स पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, बहुत सारे अफेक्टेड मसल्स में आ सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर
ओके नेक्स्ट ये देखो, ये है क्या कहता है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी 50 to 80 वर्ड्स। ये सब ध्यान देना बच्चा कितने वर्ड्स में, ताकि उसी के आसपास लिखो। और ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन को मैंने एक साथ रख दिया ताकि आपको पता चले। इसमें से हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और आपको जो है वो कितने क्वेश्चन के जवाब देने हैं, किसी भी 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 पहले देखते हैं क्या कहता है। अ टीम ऑफ राइटर्स is collaborating on a report using word processing software। ठीक है, एक रिपोर्ट बना रहे हैं टीम ऑफ राइटर्स, ठीक है, with track changes feature। one writer creates the initial draft which then needs to be reviewed and edited by rest of team। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ राइटर्स हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें से एक राइटर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो कोई एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, और उसी डॉक्यूमेंट को बाकी सारे राइटर क्या करेंगे, एडिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, भैया ठीक है या नहीं ठीक है, उसमें और कुछ क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। अब उसके बेस पे आपको ये 4 सवाल देने हैं, 4 नंबर का है, इसीलिए हर क्वेश्चन का जो है वो 1 मार्क्स वेटेज है। कहता है व्हाई इज ट्रैक चेंजेस फीचर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिंग डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो ट्रैक चेंजेस से क्या फायदा होगा, कौन क्या क्या चेंजेस कर रहा है ये हमें आसानी से पता चल जाएगा, तो वही होगा आंसर। द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन कीप्स द ट्रैक ऑफ चेंजेस, चेंजेस हो गए हैं, चेंज नहीं हुआ, चेंजेस मेड बाय अदर यूजर्स सो दैट द चेंजेस मेड आर क्लियरली विजिबल। हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से चेंजेस किसने किसने किए हैं। पहला का आंसर खत्म। दूसरा, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू एक्सेस दिस फीचर, ये रटना पड़ेगा। तो टू एक्सेस ट्रैक चेंजेस गो टू व्यू मेनू, फिर टूल बार, और फिर वहां पे आप किस पे क्लिक करोगे, ट्रैक चेंजेस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ये रटना पड़ेगा। तीसरा, कैन रिव्यूअर्स ऐड कमेंट्स, हाँ जी, हमारा ट्रैक चेंजेस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि रिव्यूअर्स कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तीसरा का भी हो गया। चौथा, once the changes are made by all the reviewers who can accept or reject them। तो जो ओनर होता है, जैसे मैंने वो फाइल बनाई है और वो फाइल मैंने लोगों को दी है कि भाई आप इसमें अपने रिव्यूज दीजिए, तो कौन सी रिव्यूज मैं एक्सेप्ट करता हूं वो मुझ पर डिपेंड करता है, कौन सी रिव्यूज मैं रिजेक्ट करता हूं वो भी मुझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं क्या हूं, उस ओनर फाइल का ओनर हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 17 के बाद 18 क्वेश्चन क्या कहता है। अ क्लास 10 स्टूडेंट आपकी तरह एक पार्टिसिपेट कर रहा है स्कूल कंपटीशन में, जहां पे दे नीड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम बेस्ड ऑन मैच स्कोर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, द स्टूडेंट हैज कलेक्टेड डेटा ओवर सेवरल मैचेस एंड नीड टू कैलकुलेट एवरेज। यानी कि सबसे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो कुछ हमें क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। क्या करना है यहाँ पे, तो स्कूल कंपटीशन हमें एनालाइज करना है कि हमारी स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस है, आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स हुई है उसमें आपके स्कूल ने क्या परफॉर्मेंस दी है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, और हो सकता है उसको एनालाइज करने के लिए जो है वो कैलकुलेट करना पड़े एवरेज को, रैंकिंग को डिटरमाइन करना पड़े, जनरेट चार्ट करना पड़े। तो इसमें अब फिर से 4 क्वेश्चन और टोटल 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। हाउ आर मैक्रोज इन कैल्क हेल्पफुल। तो मैक्रोज क्या होता है, रेपिटेटिव वर्क को अगर आप कर रहे हैं, यानी बार बार एक ही जैसे काम को कर रहे हैं, तो रेपिटेटिव वर्क को उस काम को करने के लिए हम क्या बना देते हैं, मैक्रो बना देते हैं। मैक्रो उस काम को एक बार में कर देगा, वन एक ही बार में कर देगा। मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हैं, 5, 6, 10 प्रोसेस शामिल है उसमें, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैक्रो को रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो एक एक्टिविटी बन जाएगी, और जैसे ही वो आप की स्ट्रोक दबाएंगे, जैसे कि आप कोई भी एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज देंगे, जैसे ही वो कॉम्बिनेशन ऑफ की दबाएंगे, वो वर्क ऑटोमेटिकली क्या होता है, परफॉर्म हो जाता है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है एक आंसर, कि रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क कैन बी स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यानी कि आप स्टोर कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, एक ही जैसे काम को, इन मैक्रोज विच कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू सिलेक्टेड सेल्स। आसानी से कर सकते हो। द फीचर सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, नाउ बी क्या कहता है, हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क। कुछ नहीं, इसका भी मेन्यू याद करना पड़ेगा। टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क, गो टू टूल्स मेनू पे जाएंगे, फिर ऑप्शंस, टूल्स मेनू के अंदर ऑप्शंस मिलेगा, इसके अंदर लाइबर ऑफिस और इसके अंदर एडवांस्ड मिलेगा। यहां से आप क्या करेंगे, हियर यू विल फाइंड ऑप्शनल फीचर्स, यानी एडवांस के अंदर आप क्या मिलेगा, आपको ऑप्शनल फीचर्स मिलेगा, और उसके अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा किस पे, इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग पे। इतना लंबा है, टूल्स, फिर ऑप्शंस, फिर लाइबर ऑफिस, फिर एडवांस ऑप्शंस, उसके अंदर ऑप्शनल, और उसके अंदर फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा किसमें, इनेबल मैक्रो पे। ठीक है, नेक्स्ट सी, नो सॉरी, यहां पे पहले देखते हैं, इज सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वर्ड इज अ वैलिड मैक्रो नेम जस्टिफाई। सबसे पहली बात है कि स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते, कोई भी नाम आपको देना हो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जैसे राम अंडरस्कोर श्याम, ये करेक्ट होता है, बस एक अंडरस्कोर अलाउ होता है, बाकी डॉलर का साइन, हैश का साइन, ठीक है,
एम्परसेंड का साइन, ये सब मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, ये सब अब किसी भी नाम में अप्लाई नहीं होता है, मतलब ये सही नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है नो। आप बस नो लिख के छोड़ सकते थे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। डी, मेंशन एनी वन ऑपरेशन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो। ओपनिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, दो लिख दिया मैंने, आपसे एक ही पूछा गया है, ठीक है। स्विचिंग विंडोज कैन नॉट बी परफॉर्म, यानी एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, ये परफॉर्म आप नहीं कर सकते हो मैक्रो का यूज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। A health clinic is developing a patient management system, ठीक है भैया, टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इनटेक, ठीक है। कौन पेशेंट जो आ रहा है, किसकी क्या अपॉइंटमेंट्स है, किसकी क्या मेडिकल रिकॉर्ड्स है। दे नीड टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स, ऑब्वियसली फॉर्म्स चाहिए होगा डेटा लेने के लिए, ठीक है, ताकि जो है नया पेशेंट रजिस्टर कर सके अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग के लिए, एंड अपडेटिंग मेडिकल हिस्ट्रीज को अपडेट करने के लिए। मतलब आप एक पेशेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है, वही फिर से 4 क्वेश्चन 4 नंबर। What is the use of forms in DBMS? तो a form in DBMS is a user friendly interface which is used to take input from the user। यानी कि एक फॉर्म जो होता है, जो हमारे डेटाबेस में होता है, जैसे कि गूगल फॉर्म्स होता है ना बच्चा, गूगल फॉर्म्स आपने भरा होगा, बहुत जगह गूगल फॉर्म भरा होगा, उसमें क्या होता है, नेम लिखा होता है ना, नेम के आगे बॉक्स होता है, उसमें अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। फिर फादर्स नेम होता है, फादर्स नेम के नीचे आगे जो है बॉक्स होता है, उसमें अपना जो है फादर का नाम डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूछता है, और लास्ट में क्या होता है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है, डेटा को लेने का, यानी कि डेटा को यूजर से रिट्रीव करने का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। तो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको यूजर से डेटा को इनपुट लेना है। बी क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट फॉर्म्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में फॉर्म्स को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला होता है विजार्ड। कोई भी विजार्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है विजार्ड क्या होता है, किसी भी चीज में आपको विजार्ड मिल जाएगा। चार्ट बनाने के लिए विजार्ड मिल जाएगा आपको, आप फॉर्म्स बनाने के लिए विजार्ड होता है। विजार्ड क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। विजार्ड का मतलब आप क्या कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। देखो जब आप कोई भी विजार्ड यूज करते हो ना बच्चा, तो वो विजार्ड जो है आपको एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत सीक्वेंसली पहले पहला स्टेप करवाता है आपसे, फिर दूसरा करवाता है, फिर तीसरा करवाता है, फिर चौथा करवाता है, और लास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे वो अपने आप हो जाता है, मतलब वो अपने आप उसको बना के देता है। तो फॉर्म्स को भी आप बनाना चाहें तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के जरिए बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग विजार्ड। और दूसरा क्या होता है, यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ तीसरा क्या होता है, सॉरी यहां क्वेश्चन देख लें, वेयर कैन वी फाइंड वेरियस टूल्स टू ऐड और एडिट कंट्रोल्स ऑन फॉर्म। यानी फॉर्म में देखिए, फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि नेम के आगे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, फील्ड है ये, राइट। वैसे ही मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं आपका जेंडर, तो जेंडर में क्या होगा, जेंडर में आप क्लिक करेंगे, एक होता है मेल, और एक क्या होता है फीमेल, और एक होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है, क्या होता है तीसरा ट्रांसजेंडर। तो अब क्या इसमें किसी एक पे क्लिक करेंगे आप, तो ये कंट्रोल्स कहलाते हैं। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, ये ऑप्शन बटन कहलाता है। वैसे ही आप चेक बॉक्स होता है ना, कि आपकी जैसे कि आप जो है वो क्या क्या चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो ये चेक बॉक्स होता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल्स कहते हैं। वी टेल देम एज व्हाट, कंट्रोल्स। तो वेयर वी कैन फाइंड वेरियस टूल्स टू ऐड और एडिट कंट्रोल्स, तो हम भैया टूल बार में जाएंगे, कंट्रोल टूल बार, इसका ही यूज करेंगे, कंट्रोल टूल बार का यूज करेंगे। तो देखो ये ऑप्शन जो है ये सारे आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है इसलिए ऑप्शन रहता है, कि अगर आपको ऑप्शंस नहीं याद है तो आप एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जो थियोरेटिकल है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपने गलत लिख दिया, कंट्रोल टूल बार के अलावा आपने कुछ और लिख दिया, तो आपको 0 मार्क्स आएंगे, है ना। तो कंट्रोल टूल बार इज यूज टू ऐड और एडिट वेरियस कंट्रोल ऑन द फॉर्म। नाउ नेक्स्ट और लास्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड्स टूल बार। रिकॉर्ड्स टूल मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने कोई एक फॉर्म दिया भरने के लिए, 100 लोगों ने भरा, अब एक एक करके आपको देखना होगा ना, एक के बाद दूसरे पे जाना होगा, दूसरे पे तीसरे पे जाना होगा। तो आपका जो रिकॉर्ड्स टूल बार होता है उसमें क्या होता है, बटन्स होते हैं। जैसे ये होता है प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये क्या होता है नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये होता है सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, और ये होता है सबसे पहले रिकॉर्ड पे जाने के लिए। तो ये होता है रिकॉर्ड्स टूल बार, ठीक है, ये बटन्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान। फायर प्रिवेंशन प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए भैया। ऑफिस में आग लगने, सिंपल से क्वेश्चन ये है कि ऑफिस में आग लगने से बचने के लिए, या आग लगने लग जाए तो कैसे कैसे क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स को सही रखिए, वो कहां पे हैं सारे इंप्लॉय को पता होना चाहिए, उनका टाइमली चेकिंग होना चाहिए कि वो परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान। पहला,
ऑल द एम्प्लॉइज मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर लोकेटेड, यानी कि सारे एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए कि कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है और उनको कैसे यूज करते हैं ये भी उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देनी होगी अपने एम्प्लॉइज को कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर होके भी क्या फायदा होगा बताना जरा, है ना। दूसरा है प्रॉपर साइंस मस्ट बी यूज टू मार्क फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फर्स्ट एड बॉक्स, साइंस होने चाहिए, एरो के साइंस होने चाहिए, या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स या फर्स्ट एड बॉक्स पर प्रॉपर साइन होने चाहिए जिससे पता चल जाए ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पे है, इस तरीके से। तीसरा है ऑल द फायर एग्जिट्स मस्ट बी ओपन, एग्जिट फायर एग्जिट्स, ओके, फायर एग्जिट मतलब आग लगने पे कहां से निकल के जाना है, कहां से निकल के भागना है, बेसिकली इसको कहते हैं फायर एग्जिट। ये लॉक नहीं होना चाहिए, ये फायर एग्जिट हमेशा ओपन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डी क्या कहता है, द मेन पावर स्विच टू द ऑफिस शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। देखो बेसिकली आग लगने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट, तो हमको पता होगा कि मेन हमारा जो पावर जा रहा है वो सप्लाई कहां है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो द मेन पावर सप्लाई स्विच जो होता है वो एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मेन सप्लाई ऑफिस को है उसको कट कर सके। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी इंस्पेक्टेड एट अ प्रॉपर इंटरवल, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स हमेशा प्रॉपर इंटरवल पर इंस्पेक्टेड होने चाहिए, उनको सही से चेक करना चाहिए। दूसरा फ्लैमेबल ऑब्जेक्ट जिसमें तुरंत आग पकड़ ले, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऑफिस में लेके जाने नहीं देना चाहिए, कोई सिलेंडर लेकर ऑफिस में घुस रहा है, नहीं भैया नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी भाई अपने सुपरवाइजर को बताइए कि यहाँ पे स्पार्किंग आ रही है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है छोटी छोटी चीजों को जब हम इग्नोर कर देते हैं वही चीजें आगे जाके बड़ी बन जाती। बहुत पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आपको कोई 4 पॉइंट्स इसमें से लिख देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है ये कि योर कजन रन्स अ स्मॉल बुक स्टोर, एक छोटी सी किताब की दुकान है, ठीक है, आपके कजन की, और अपने वो मेंटेन करना चाहता है इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री का मतलब कितने बुक्स हैं, कितने बिक गए, कितने और लाने हैं, कौन कौन से, सारा कितनी क्वांटिटी, ये सारा इन्वेंट्री कहलाता है। He needs to record information such as बुक का टाइटल, उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब डेटाबेस बनाना है, स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, बुक का टाइटल, ऑथर कौन है उसका ISBN नंबर क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि ISBN नंबर क्या होता है। हर बुक की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, जैसे मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, अगर आप क्लास 11th में और क्लास 12th में CS कंप्यूटर साइंस लोगे, कंप्यूटर साइंस ही लेना, IT भी आ गई है अब, ठीक है, क्लास 11th और 12th में IT आ गई, IT मत लेना, मेरा पर्सनल जो राय है, आप क्लास 11th में 12th में कंप्यूटर साइंस लेना, CS लेना, ठीक है। और इसके लिए क्लास 11th और 12th में CS के लिए बुक मेरी आ गई है, तो हर बुक, उस बुक पे जो है, मेरे दोनों बुक पे ISBN है, यानी कि ये यूनिक नंबर होता है, जो किसी एक बुक को मिला वो दूसरे को नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपके एडमिट कार्ड पे चढ़े हुए आपके रोल नंबर की तरह, जो सिर्फ आपको मिला है और किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है, ठीक है। पब्लिकेशन कब पब्लिश हुई है, क्या उसका प्राइस है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। हाउएवर ही इज नॉट फैमिलियर विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, नहीं फैमिलियर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स टू हिम, अब बताओ उसको भैया कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटा DBMS इज व्हाट, और DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नाम ही है मैनेजमेंट, यानी डेटाबेस को मैनेज करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो थ्रू DBMS आप करेंगे, विच इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली, यानी इसका यूज करके, DBMS का यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। इट इज यूज टू परफॉर्म ऑल द डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज, सारे के सारे डेटाबेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लाइक डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, सोच लो कितना लिखना है, ठीक है। What are the advantages of using DBMS? DBMS को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डेटाबेस को। सबसे पहला एडवांटेज, डेटा इज स्टोर्ड इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर, यानी कि डेटा प्रॉपरली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, रहता है एक जगह पे। सर्चिंग आसान हो जाता है, सर्चिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को, कोई एक डेटा को सर्च करना, जैसे आप जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप अपने रोल नंबर को डाल के डेटा को सर्च करोगे, आसान होता है, ठीक है। नाउ डेटा इज सिक्योर्ड, डेटा सुरक्षित हाथों में है, ठीक है। डेटा इज सेंट्रलाइज्ड, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास नहीं होता, CBSE की वेबसाइट पे होता है, वो सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी इज रिमूव्ड, ऐसा नहीं कि आपके रोल नंबर पे 4 लोग जो है रिजल्ट डिस्प्ले होगा, आपके पे सिर्फ आपका ही होगा, यानी डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। याद रखना रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है बच्चा, तो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा का डुप्लीकेट होना प्रिवेंट किया जाता है डेटाबेस का यूज करके। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, C और D करना है, अगले स्लाइड में चलते हैं। CO क्या होता है, नेम एनी 2 डेटाबेस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो 2 डेटाबेस, एक MySQL है और एक आपके लिए ओपन ऑफिस बेस है,
ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखना फुल फॉर्म आ सकता है, STRUCTURAD, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, QUERY क्वेरी लैंग्वेज, LANGUAAGE, ठीक है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। माई एसक्यूएल छोड़ दो, एसक्यूएल आता है, अभी आपको उतना नहीं आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट क्या है? विच फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की? बच्चा देखो, प्राइमरी की जो होता है एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं बच्चा, तो हम जो है वो क्या करते हैं, उसमें कांस्टेंट डालते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का नियम एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि हम जब सड़क बनाए हैं, जैसे हमारा देश है रूल्स से चलता है ना, कहते हैं ना संविधान से चलता है, तो उसमें सेट ऑफ रूल्स है कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो वैसे ही जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में हम कॉन्स्टेंट्स डालते हैं, और हर कॉन्स्टेंट का अपना एक रूल होता है। वो कॉन्स्टेंट जब इंप्लीमेंट होता है तो वो एक रूल इंप्लीमेंट करता है। जैसे प्राइमरी की क्या कहता है कि किसी भी फील्ड को अगर आपने प्राइमरी की बना दिया है तो उसको आप पहली बात ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है, नो डुप्लीकेट वैल्यू, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो अलाउड नहीं होंगे। जैसे आपका एग्जांपल, आपका जो एडमिट कार्ड है, क्या आपको बिना रोल नंबर के कोई आईडी कार्ड मिल सकता है? मतलब आपका एडमिट कार्ड बिना रोल नंबर के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका रोल नंबर किसी दो लोगों को मिल सकता है सेम? बिल्कुल नहीं। तो दैट इज, यानी कि आपका जब एडमिट कार्ड यानी क्लास 10 के बच्चों का जब डेटाबेस बनाया गया होगा तो उसमें आईडी, उसमें जो प्राइमरी की किसको बनाया गया होगा? आपके रोल नंबर को, क्योंकि प्राइमरी की चूंकि रोल नंबर है इसलिए प्राइमरी की में को ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे, और एक को दे दिया जो रोल नंबर वो दूसरे को नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, जब डेटा एंट्री हो रही होगी ना, और अगर गलती से टाइप करने वाले ने गलत, मतलब एक रोल नंबर को दोबारा से सेम रोल नंबर टाइप कर दिया, वो वहीं पर रोकेगा आपको, बोलेगा एरर एरर एरर। क्यों? आपने उसको प्राइमरी की बनाया था। तो जब उसमें एक रूल इंप्लीमेंट हो गया, वो क्या हो गया कि जब आपको एक रोल नंबर आ गया है तो सेम रोल नंबर दूसरे किसी को नहीं आएगा, तो इससे डेटा डुप्लीकेट हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, अगर आप कोई रोल नंबर का फील्ड छोड़ के गलती से आगे बढ़ने का सोचेंगे कि अरे मिस हो गया, बोलेगा नहीं भैया आगे नहीं बढ़ सकते, आपको रोल नंबर तो डालना ही पड़ेगा। तो दिस इज द बेनिफिट, राइट। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझा दिया, और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था आईएसबीएन नंबर क्या होता है, किसी बुक के लिए यूनिक होता है, यानी कि एक बुक को जो एक आईएसबीएन नंबर मिल गया वो दूसरे बुक को नहीं मिलेगा। प्लस बिना जो है वो बिना आईएसबीएन नंबर के कोई बुक आ ही नहीं सकती, यानी कि बिना आईएसबीएन, यानी इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो यूनिक भी है, और नल नॉट नल, नल मतलब क्या होता है बच्चा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल? नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल? नल का मतलब होता है ब्लैंक, और नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं हो सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली कहता है क्वेश्चन क्या कि विच फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की? कौन सा फील्ड जो है वो आप प्राइमरी की तरह सेट कर सकते हो? तो आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एज बुक टाइटल, सेम टाइटल से अलग अलग बुक हो सकते हैं, सेम ऑथर, यानी मैंने जैसे 2 बुक्स लिखे हुए हैं, हो सकता है आगे चल के 10 हो जाए। आईएसबीएन नंबर लिंक किसी का जो है वो सेम नहीं हो सकता है। तो इन दिस केस, यानी कि इस केस में द ISBN नंबर कैन बी सेट एज प्राइमरी की। ISBN नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि ISBN नंबर फॉर ऑल द बुक्स आर यूनिक एंड देयर कांट बी अ सिंगल बुक विदाउट ISBN नंबर। और कोई भी एक बुक ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें आप ISBN नंबर दो ही नहीं। So this was the complete explanation of section B. इसका जो नोट्स है मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। प्लस क्लास 10th की एक स्पेसिफिक ग्रुप है हमारे पास, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।